13 अप्रैल के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और आज के न्यूज़पेपर को एनालाइज़ करते हैं। उसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो पहली न्यूज़ हम देखते हैं, ईरान इजराइल ना जाए, भारती ने जारी की एडवाइजरी। तो देखा जा रहा है जो ईरान और इजराइल के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है तनाव की स्थिति जो पैदा हो गई है, और उसमें कहा जा रहा है जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा जो है उनके लिए ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगली सूचना ये बताई जा रही है कि जो ईरान और इजराइल में जो है वहाँ पर जो लोग जो यात्रा करना चाहते हैं वो यात्रा ना करें इस दौरान, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में काफ़ी जो तनाव चलता रहा। और ईरान और इजराइल में जो रहने वाले भारतीय, ईरान और इजराइल में रहने वाले जो दूतावास है, जो भारतीय वहाँ के दूतावासों से ये फ़ौरन संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन, ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर जो रहने वाले भारतीय हैं, ईरान या इजराइल में रहने वाले भारतीयों से ये कहा जा रहा है कि वहाँ के दूतावासों से वो फ़ौरन संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और सभी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और कम से कम बाहर निकले। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अखबार जो उनके द्वारा ये कहा है, स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अगले दिन जो ईरान है वो 2 दिन में इजराइल के ऊपर जो है वो हमला कर सकता है, जो कि इन भारतीयों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और अभी 1 ही अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसीज के पास एयर स्ट्राइक की थी, और इसमें ईरान के दो टॉप आर्मी कमांडर्स समेत 13 लोग मारे गए थे। और इसके बाद ईरान ने इजराइल को बदला लेने की जो है वो धमकी दी है। तो दूसरी खबर की ओर चलते हैं। दूसरी खबर ये कहती है पाकिस्तान में हिंदू मंदिर ध्वस्त किए जा रहे हैं। देखो लोग किस तरीके से अपने पर्पस के लिए और ये हिंदू के मंदिरों को जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है, और इस तरीके से जो कि काफ़ी एक ऐतिहासिक मंदिर वहाँ पर था, तो उसके बाद इस मंदिर को ध्वस्त किया गया है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान उनकी सीमा के पास एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को जो है वो गिराया गया, और उस स्थान पर एक वाणिज्यिक परिसर का निर्माण जो है वो शुरू हो गया। खैबर मंदिर या खैबर जिले के सीमावर्ती शहर लैंडी कोटाल बाजार में जो स्थित था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह उपेक्षित और बदहाल था। उसी स्थान पर निर्माण करीब 10 से 15 दिन पहले शुरू हो गया था। कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि जो मंदिर लैंडिंग कोटाल जो बालाजार के केंद्र में स्थित था, जिसे 1947 में स्थानीय हिंदू मंदिरों के भारत चले जाने के बाद बंद कर दिया गया था। जब 1947 में जब वहाँ से जो भारतीय वो हिंदू मतलब यहाँ पर आ गए थे, हिंदू जो थे वहाँ पे बाहर आ गए थे इंडिया में, तो वहाँ पे जो मंदिर है उसके बाद से ये मंदिर बंद कर दिया गया था। लेकिन 1992 में भारत में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कुछ मौलवियों और मदरसों ने इसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। देखिए बदला कैसे लिया है, मतलब किस तरीके से सब चीज़ें की जा रही है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कुछ मौलवियों और मदरसों ने इसे क्षतिग्रस्त किया, और इब्राहिम ने अपने बचपन को ये कहा जा रहा है, इन्हीं तरह कही जा रही है। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने अपने पूर्वजों से इस मंदिर के बारे में अनेक कहानियाँ सुनी थी। तीसरी खबर है, घट गई महंगाई और औद्योगिक उत्पादन जो है वो बढ़ा, और शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 790 अंक गिरा। जो शेयर बाजार था उसको भी बताया गया, जो सेंसेक्स है वो 793 अंक जो है वो गिर गया, और निफ्टी भी रिकॉर्ड स्तर से वो नीचे आ गया है। यानी जो सेंसेक्स सूचकांक सेंसेक्स है 793.25 अंक यानी 1.06% फिसलकर 74,244.90 अंक पर बंद हो गया है। और जो कारोबार के दौरान जो सेंसेक्स एक समय में 848.84 अंक यानी 1.13% तक लुढ़ककर 74,189.31 अंक पर खिसक गया था। अभी जो घट गई महंगाई और औद्योगिक उत्पादन जो है वो बढ़ा है। इसमें कहा जा रहा है कि जो महंगाई है वो घट गई है, और जो औद्योगिक उनका जो उत्पादन है वो बढ़ गया है। ये कहा जा रहा है कि जो खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े उत्साहजनक रहे हैं, और मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति खाद्य कीमतों में नरमी आने से 5 महीनों के नीचे स्तर पर फिसल गया, जबकि देशों का औद्योगिक उत्पादन को कहा जा रहा है कि वो उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जिसमें स्विट्ज़रलैंड में शांति सम्मेलन। अब देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में काफ़ी जो है वो तनाव की स्थिति रही है, और काफ़ी इनके बीच में युद्ध चल रहा है। अभी इन युद्ध की वजह से सिर्फ यही जो देश हैं वो परेशान नहीं है, काफ़ी सारे देशों को अब इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि युद्ध जो है वो वॉर है, सिर्फ एक देश के बीच में नहीं होती। इससे क्या होता है, एक तो देशों के बीच में किसी तरीके का विभाजन जो है वो हो जाता है जो किसी भी देश को समर्थन करता है, और दूसरा क्या होता है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लोगों की मृत्यु बहुत ज़्यादा हो जाती है, फूड की कंडीशन, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाती है। तो यही है सबसे ज़्यादा अच्छा से यही समझा जाता है कि जो शांति है वो देशों में शांति आपस में बनकर रहे, और कोई भी तरीके की जो दिक्कत है उसको बातचीत के मसले से सुलझाया जा सके। तो इसी बात में जो स्विट्ज़रलैंड में उसमें शांति सम्मेलन पर जो कहा जा रहा है कि शांति सम्मेलन जो है वो होगा। तो आइए इसके आगे की न्यूज़ पढ़ते हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच जैसे कि इस साल जो तीसरा साल है उसमें भी जो युद्ध है वो जारी है, और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जिनका नाम है जेलेंस्की लगातार रूस को पछाड़ने का दावा कर रहे हैं। जो यद्यपि जो जेलेंस्की हैं जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि भाई वो रूस को हरा देंगे, लेकिन सच्चाई है कि यूक्रेन अब मतलब खंडर हो चुका। भाई इतने युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, इतने ज़्यादा अटैक हो रहे हैं किसी के ऊपर कभी देश के ऊपर, तो क्या हो गया कि कहा जा रहा है कि यूक्रेन की स्थिति क्या अब खंडर जैसी बन चुकी है। और यूक्रेन के खेरसान, रुदांशिक और दोनसिक मैरियुपोल पर तो रूस का जो कब्जा काफ़ी पहले हो चुका था, लेकिन अब उसने एक के बाद एक यूक्रेन की मैदानी इलाके भी कब्जा लिया। अब रूस ने काफ़ी सारे एरिया जो यूक्रेन के और भी कब्जे में ले लिया, और अमेरिका और नाटो के दम पर फलने वाला जो जेलेंस्की जो यूक्रेन था वो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भैया वो अब क्या करे। जो रूस के राष्ट्रपति जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो वह युद्ध के तीसरे साल भी शत्रुओं को हराने के लिए दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से भरे हैं। भाई कोई भी देश नीचे नहीं झुकना चाहता, हर कोई देश वही कह रहा है, मतलब जो देशों में लड़ाई हो रही है वो यही कह रहे हैं कि भाई एक दूसरे को हरा कर मानेंगे। इस तरीके की बातें जो है दोनों के देश के बीच में चल रही हैं, शांति की बातें हो ही नहीं रही, और पुतिन लगातार नाटो को दूर रहने की चेतावनियां जो दे रहे हैं। नाटो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे जो है अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई नाटो जो काफ़ी सारे और अमेरिका और काफ़ी देशों का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कहा जा रहा है कि वो इन सब मसले से दूर ही रहे और इस युद्ध को अपने देश के लिए अस्तित्व की लड़ाई करार दे रहे हैं। और अब इस युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। भाई असली में प्रभावित हो ही रही है, सही में हकीकत में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लाखों लोग घर बार छोड़ने के बाद शरणार्थी जो है वो बन चुके हैं, और दुनिया के सामने सबसे बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो चुका है कि वैश्विक शक्तियाँ भी चाहती है कि अब युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाए। सभी देश जो है वो इसी तरीके से चाहते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा नुकसान होने के बाद अब ये जो है युद्ध समाप्त हो जाए। तो इसी वजह से स्विट्ज़रलैंड ने 15 से 16 जून के अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित करने की योजना जो बनाई है ताकि युद्ध समाप्त करने पर वार्ता की जा सके। और इसमें काफ़ी सारे देशों को भी बुलाया गया है जिसमें भारत भी है, और इनसे कहा जा रहा है कि भाई इस तरीके से बातचीत के मसले से इन सब चीज़ों को सुलझाया जा सके और शांति लाने की कोशिश की जाए। इस सम्मेलन में जो स्विट्ज़रलैंड है वो रूस को भी आमंत्रित करना चाहता है, क्योंकि भाई उनके बिना तो उनके मौजूद के बिना जो वार्ता है वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई असली में जो लड़ाई जिनके बीच में हो रही है उनमें से एक देश वही है। तो इस सम्मेलन में भारत को भी आमंत्रित किया जाएगा। और स्विट्ज़रलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन की मेज़बानी का प्रस्ताव यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से मांग किए जाने के लगभग 3 महीने बाद पेश किया। जो जेलेंस्की है जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इस तरीके की मांग जो की गई थी, लेकिन काफ़ी महीने बाद इन सब चीज़ों की जो है वो मतलब सामने आया है कि भाई इस तरीके के जो सम्मेलन है वो होना चाहिए, और युद्ध रोकने का प्रयासों का भारत जो है वो समर्थन करता है। भारत जो है वो भी पूरी तरीके से समर्थन करता है कि भाई शांति जो है वो देशों के बीच में बनी रहे, किसी भी तरीका का विवाद हो तो बातचीत से सुलझाया जाए। और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फ़ोन पर इसी टॉपिक से रिलेटेड बात भी की थी, और उन्होंने ये कहा था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस राष्ट्रपति को पहले स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये युद्ध का समय जो है वो नहीं है, और युद्ध के कारण पूरी दुनिया में जो खान है, तेल और गैस की सप्लाई चैन प्रभावित होता है, और जिससे महंगाई बढ़ती है और लोगों की परेशानी भी बढ़ती है। भाई महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, जब चीज़ें कम होंगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। और युद्ध के शुरू होने के साथ ही दोनों धड़ों में बंटना शुरू हो जाते हैं। जब युद्ध हो जाता है तो यूक्रेन के साथ में जो कुछ नाटो की जो सदस्य हैं, कुछ अमेरिका राष्ट्र इस तरह से डिवाइड हो जाता है। रूस के साथ कुछ अलग ही जो कंट्री, जैसे यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस समेत कई देश युद्ध से बाहर रहते हुए इनकी मदद पहुंचाते हैं, और दूसरे जो चीन, दक्षिण कोरिया, इराक जैसे देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस के साथ खड़े। लेकिन भारत जो है वो अभी किसी का पक्ष इस तरीके से नहीं है कि वो किसी का पक्ष में नहीं लेता, क्योंकि जो भारत है वो सार्वजनिक रूप से इस युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रतिद्वंदित है। वो चाहता है कि भाई ये जो युद्ध है भाई मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और जनवरी 2024 में स्विस राष्ट्रपति वियोला एमहोर ने घोषणा की थी कि उनका देश रूस यूक्रेन युद्ध के शांति फॉर्मूले पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। और इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया में भी G20 शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की ने अपना 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव रखा था, और प्रस्तुत योजना का अंतिम चरण शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना है। और इसके द्वारा जेलेंस्की का कहना है कि किसी भी शांति वार्ता का उनके द्वारा पहली सुझाई गई 10 सूत्रीय योजना के अनुरूप होना चाहिए। इस योजना में खान सुरक्षा, यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की बहाली, रूसी सैनिकों की वापसी, सभी कैदियों की रिहाई और हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए एक न्यायाधिकार और अपने देश के लिए सुरक्षा की गारंटी जो की है। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने
पिछले ही हफ्ते चेतावनी दी थी कि यूक्रेन की लड़ाई खत्म करने से जुड़ी चर्चा तभी सफल हो सकती है जब रूस से जुड़े हितों का ध्यान रखा जाए। उनका कहना है कि तभी खत्म हो सकती है जब किसी शांति सम्मेलन या कुछ तरीके की बात हो जिसमें रूस का भी फ़ायदा हो, और रूस मतलब ये कि वो रूस से भी मतलब चर्चा तब सफल हो सकती है जब रूस के बारे में भी बातें की जा रही हों और रूस से जुड़े हुए हितों का भी ध्यान में रखा जा रहा हो। पुतिन भी लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक रूस के लक्ष्य पूरे नहीं होंगे तब तक वह शांति नहीं होगी, और इस शांति वार्ता में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल होंगे या नहीं, इस बारे में अमेरिका ने रुख जो स्पष्ट है वो नहीं किया। हालांकि बाइडेन के G7 सम्मेलन के लिए इटली जाने की संभावना है, मतलब उस टाइम पे भारत में भी चुनाव है, तो ये देखा जा सकता है कि उस टाइम पे कौन कौन से देश जो हैं वो सम्मेलन में आ सकते हैं। इस शांति सम्मेलन में कम से कम इस सम्मेलन में 120 देशों को आमंत्रित किया गया है, और देखना होगा युद्ध समाप्त करने के लिए क्या कोई रोड मैप जो है वो तैयार हो पाता है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कौन सा देश आता है कौन सा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे भारत में भी इलेक्शन का टाइम है। 60 फीट गहरे पानी में मतदाताओं को वोट डालने के लिए जागरूक करता स्बुका ड्राइवर। ये देखिए पानी के अंडर वाटर। गुजरात के मतदाताओं को चुनाव अधिकारी भेजेंगे 20 लाख नियंत्रण। इस पहल में 13,000 से अधिक मतदान केंद्रों को दायरे में लाया गया जगह। इसमें इस न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो वोट नहीं दे पाते थी, और कहीं के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो वोट नहीं दे पाते थे, तो वहाँ पर भी सुविधाओं जो है वहाँ तक पहुँचाए जाने की कोशिश की गई है। और लोकसभा चुनाव में लोगों की जो भागीदारी बढ़ाने के लिए इनके प्रयास को तहत राज्य भर के मतदाताओं विशेषकर महिलाओं को 20 लाख से अधिक निमंत्रण जो है वो भेजेंगे। और अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि एक अधिकारी विपक्ष ने कहा गया कि इस पहल में जो 13,000 से अधिक ऐसे मतदान जो केंद्र को दायरे में लाया गया है जहां पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच अंतर 10% से अधिक है, और जहां पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कुल मतदान 15% से कम था। तो उन ऐसे जगहों पर जो प्रयास बहुत ज़्यादा किया जा रहा था ताकि वहाँ पर भी जो मतदाताओं की संख्या बढ़े, और लगभग 20.3 लाख मतदाताओं को नियंत्रण देंगे, और जिसमें मुख्य रूप से जो महिलाएं हैं उनके ऊपर ज़्यादातर ध्यान दिया जाएगा। और गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होगा। नवरात्रि के 5वें नवरात्रि के दिन आज माता स्कंद माता जी का पूजन किया जाता है। तो आइए माता जी स्कंद माता जी के बारे में जानते हैं। तो माँ दुर्गा रूप के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है, और स्कंद माता जी शिव और पार्वती के दूसरे और शनानन जो 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। जो स्कंद है शिव और पार्वती के जो दूसरे पुत्र हैं जिनके 6 मुख वाले उनका पुत्र का जो है नाम है, और स्कंद की माँ होने के कारण ही उनका नाम जो है वो स्कंद माता पड़ा। और माना जाता है कि माँ दुर्गा के यह रूप वाले भक्तों की सभी मनोकामना जो है वो पूरी करती है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखता है। और माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं, और उन्होंने अपनी दाएं तरफ की जो है ऊपर वाली भुजा में स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है, और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल लिया हुआ, और बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में पद्म मुद्रा है, और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है, जिसका जो सिंह है वो इनका वाहन है, क्योंकि यह सूर्य मंडल की अष्टत्राणी देवी हैं, और इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजमय मंडल सा दिखाई देता है। और सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। और तारकासुर के वध के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था, और पुत्र कार्तिकेय ने बड़ा होकर तारकासुर का वध किया था। तो जय माता दी। रामनवमी पर भगवान रामलला का सूर्य तिलक परीक्षण सफल जो किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि इस बार जो रामनवमी जो होगी उस दिन के जो वैज्ञानिक दर्पण के जरिए सूर्य की किरण को भगवान रामलला के मस्तक पर पहुंचाएंगे, और इस दौरान सूर्य की किरण लगभग 4 मिनट तक रामलला के ललट की शोभा बढ़ाएंगे। और वैज्ञानिक ने सफल परीक्षण के बाद ही स्पष्ट कर दिया कि भगवान रामलला का तिलक सूर्यदेव इस बार ही रामनवमी के मौके पर करेंगे। और इस तरीके का जो परीक्षण है इन्होंने किया, और जो इनका परीक्षण सफल रहा है ताकि वो रामनवमी वाले दिन सूर्य तिलक से जो है वो रामलला को सूर्य तिलक जो है वो लगा सके। और श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी जिनका नाम है आचार्य सत्येंद्र दास ने जानकारी दी कि सूर्य के तिलक का सफल परीक्षण जो है वो पूरा कर लिया गया है, क्योंकि सूर्य की किरणें भगवान रामलला के ठीक ललाट पर पड़ी हैं। जैसे ही सूर्य की किरणें प्रभु राम के माथे पर पड़ी वैसे ही पता चल रहा है कि भगवान सूर्य उदय कर रहे हैं।
म्यांमार में बिगड़ते हालात और सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए भारतीय अधिकारी। जो म्यांमार है, भारत ने म्यांमार के जो लगातार बिगड़ते हालत के सिटवे में स्थित जो भारतीय जो म्यांमार के इलाके में जो सिटवे नाम के इलाके वहाँ पे स्थित जो भारतीय वाणिज्य दूतावास में अपने कर्मचारियों को यांगून में स्थानांतरित कर दिया गया है। और विदेश मंत्रालय जिसका नाम है MEA ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को बताया कि भारत म्यांमार की सुरक्षा स्थिति पर करीब से नज़र रख रहा है, जो भारत है। और उन्होंने कहा कि दूतावास सिटवे में अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से यांगून में स्थानांतरित कर दिया और मांडले में हमारा जो वाणिज्य दूतावास पूरी तरह कार्यरत रहेगा। इस बार जो 400 पार का जो नारा लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इससे भी पहले जो है कि ये जो 400 पार है वो नया नहीं है। इससे भी पहले जो 400 पार का नारा का रिकॉर्ड जो है वो पहले भी बन चुका है। और पहले कब बना था तो उसमें देखते हैं। ये जो इसमें जो पहले बना था सभी राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए जो कर रही हैं, और इससे पहले भी ये सब तरीके से हुई थी। चुनाव के इतिहास में पहले भी ऐसा हुआ है और इस बार 400 पार सीटें हासिल करने का करिश्मा हो चुका है। हालांकि तब ये उपलब्धि कांग्रेस को हासिल हुई थी और साल 1984 में हुआ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 404 सीटों पर जीतकर रिकॉर्ड जो है वो कायम किया था। और उस टाइम पे किसकी सरकार थी? उस टाइम पे हुआ ये था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति जो थी, सभी के इमोशन जो थे वो कांग्रेस के प्रति थे, क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में जब साल 1984 में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस के जीत के सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए थे। पूरे देश में राजीव गांधी और कांग्रेस के लिए सहानुभूति की ज़बरदस्त लहर थी और इसी का नतीजा रहा था कि कांग्रेस ने एक तरफा और ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। और उस टाइम पे जो दूसरी पार्टी थी वहाँ थी वो तेलुगु देशम पार्टी थी, जिसने 30 सीटें जो है वो हासिल की थी। और यह भी दिलचस्प है कि 1984 के बाद साल 2014 तक कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। 13 अप्रैल का इतिहास। 13 अप्रैल को अंग्रेज ने जलियांवाला में सैकड़ों निहत्थों की जान ली थी। तो देखिए 13 अप्रैल को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुई थी। कुछ भयंकर चीज़ें भी हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। भयंकर तो यही है, जो हेडिंग से पता चल रहा है कि जलियांवाला में सैकड़ों निहत्थों की जान ली थी। भाई क्या उस टाइम का क्या सीन था। इस पर पूरी वीडियो जो है वो हम अपलोड करेंगे। एक जलियांवाला हत्याकांड पर एक पूरी वीडियो जो है पूरी डिटेल के साथ डाली जाएगी। तो इसके लिए कमेंट करें अगर आपको इस चीज़ की पूरी वीडियो चाहिए तो अतीत के जोरों में देखा जाए तो 13 अप्रैल को अनेक ऐसी घटना हुई थी। तो पहली बात करते हैं 1699 में सिखों के दूसरे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की जो है वो स्थापना की और हर साल इस दिन बैसाखी का जो है उनका त्यौहार मनाया जाता है। 1919 में भाई खौफनाक बात, अंग्रेज सरकार ने जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाकर सैकड़ों की जान ली थी। और इस दौरान हज़ारों लोग जो हैं वो घायल हुए थे। बहुत सारे लोग जो हैं वो मरे थे। तो 1947 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुआ था। 1984 में भारतीय क्रिकेट टीम ने शारजाह में पाकिस्तान को 58 रन से हराकर पहली बार एशिया कप जीता था। 1997 में अमेरिका के युवा गोल्फ खिलाड़ी जिसका नाम है एल्ड्रिफ टाइगर, वो इसने 21 साल की उम्र में US मास्टर चैंपियनशिप जीतकर सबसे कम उम्र में यह खिताबी विजय दर्ज की और जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। जगह जगह पर पोंगल का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। तो धूमधाम से मनाया जा रहा है पोंगल का जो ये पर्व है। तो इस दिन क्या होता है, इस दौरान जो है श्रद्धालु दहकते अंगारों पर चढ़कर माता के सामने नतमस्तक जो किया करते हैं। और पोंगल पर्व में लोग माता मारी अम्मन की पूजा करते हैं, जो शीतला माता जी का ही रूप माने जाती है। और पोंगल पर्व खासकर अप्रैल में मनाया जाता है और लोग इसे अलग अलग धारणा से पूछते हैं। और रंगनाथन ने बताया है कि मतलब ये बताया जा रहा है कि जिनकी मन्नत पूरी होती है वह पुरुष गाल के आर पार 15 फुट का त्रिशूल लगा लेते हैं। भाई इसमें फ़ोटो में जैसे दिखाया हुआ है 15 फुट का जो त्रिशूल लगाते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है, आर पार निकाला गया है ये।
चीनी की मिलों को मिल सकती है सीरा से एथेनॉल बनाने की अनुमति। भाई ये कहा जा रहा है कि जो अतिरिक्त बी हैवी शीरा का इस्तेमाल करके एथेनॉल बनाने की अनुमति देने पर जो है विचार किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बाज़ार में संतोषजनक आपूर्ति और स्थिर कीमतों के बीच इस बात पर सोचा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वर्तमान में 8 लाख टन से अधिक बी हैवी शीरा है और इसके इस्तेमाल पर 7 दिसंबर को प्रतिबंध लगाने से पहले इसका उत्पादन किया गया था। और सरकार इस दिन पे ध्यान दे रही है कि जो प्रतिबंध को हटा दिया था और गन्ने के रस और तथा हैवी सीरा दोनों के इस्तेमाल की अनुमति जो है वो दी गई थी। हालांकि 2020 से लेकर 24 तक